परंपरा, याला म्हणतात संस्कृती, संस्कार. 2-4 लोकांना काळे झेंडे दाखवून तुम्ही राष्ट्रवादी होऊ शकत नाही. महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन की सरकार है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच का जो रिश्ता है उसमें एक खटास सी देखी जा रही है। सबसे अहम है कि 5 साल का जो सफर था उसको बड़ी मुश्किल से साथ साथ चलने का दोनों ने काम किया, कोशिश भी की, लेकिन शुरुआती दौर से ये लग रहा था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कई बार सवाल खड़े हुए और कई बार तो मामला इतना गंभीर हो गया कि बार बार लगा, आशंका भी जगी कि हो सकता है ये सफर जो है बीच में ही छूट जाए। लेकिन इन दिनों जिस तरह से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि वाकई अभी जो स्थिति बन गई है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं युति में दरार। याला म्हणतात नीतिमत्ता, याला म्हणतात परंपरा, याला म्हणतात संस्कृती, संस्कार. 2-4 लोकांना काळे झेंडे दाखवून तुम्ही राष्ट्रवादी होऊ शकत नाही. नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम युति में दरार में। जिस तरह से शिवसेना बीजेपी के बीच बहुत कुछ चल रहा है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि वाकई एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप आखिर क्यों। लेकिन ये बिल्कुल साफ हो गया है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो रिश्ता है उसमें कहीं न कहीं से कुछ न कुछ गड़बड़ी आ गई है, और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे हो या फिर फडणवीस हो, दोनों एक दूसरे को कोस रहे हैं, ताने मार रहे हैं। पहले आपको सुनाते हैं कि किस तरह से उद्धव ठाकरे ने सवाल किया या फिर जो उनकी तरफ से जवाब आया, पहले सुन लेते हैं उनको। म्हणून एकनाथ, घाई करू नका, मंत्रिपदाचा राजीनामा तुमचा एकट्याचा मी घेणार नाही। जर मला असं वाटलं की खरंच हे सरकार मस्तीमध्ये वागतंय तर मी पूर्णपणे सरकारचा पाठिंबा काढून या सरकारला रस्त्यावरती आणल्याशिवाय राहणार नाही। आणि रामदासभाई तुम्ही इकडे आहात, एकनाथ तुम्ही आहात, आणखीन कोण कोण मंत्री असतील इकडे, दारा भुसे तुम्ही आहात, तुमची कॅबिनेट कधी आहे? मंगळवारी कॅबिनेट आहे। कोणतेही विषय सुरू करण्याच्या आधी मला डाळीच्या भावावरचं आणि महागाईवरचं उत्तर मुख्यमंत्र्यांकडनं पाहिजे। दिवाळीच्या आत मला डाळीचे भाव तुम्ही करून देताय की नाही हे मला सांगायचं उत्तर मला त्यांच्याकडनं पाहिजे। नाही तर नुसतं आपलं यायचं आणि आपलं गोडधोड काहीतरी करून करू बघू बिलकुल 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 करतो, मी सगळं करतो, हे असे नाही चाळे चालणार। आता एक नाटक आम्ही बघितलं, एका मंत्र्यानं अतिशय मोठा विनोद केला। काय विनोद केला? म्हणाले भाजपच्या गुंडागर्दीला कंटाळून आणि पोलिसांच्या दहशतीला कंटाळून मी आता राजीनामा देतो। आता तो खरा नव्हताच हे आपल्यालाही माहिती होतं, पण काय नाटक कंपनी हुशार आहे बघा। या कल्याण डोंबिवलीच्या निवडणुकीमध्ये एक घटना, एक भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी कोणावर हात उचलला, एक दाखवा। पण ही संस्कृती कुठली आहे? अरे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीकरता आपले उमेदवार पडायला लागले, म्हणून या ठिकाणी आमची जी उमेदवार आहे गुडिया जितेश सिंग, तिचा धीर रितेश सिंग, याच्या अंगावर तुम्ही गाडी चालवता? तो आपको बता दें कि बीजेपी शिवसेना के संबंधों में खटास आ गई है, और कहा जा सकता है कि जिस तरह से कल्याण हो, डोंबिवली हो, वहां पर जो चुनाव होने हैं तो बहुत ही दूरियां बढ़ती चली गई हैं, और एक नदी के दो किनारे जिस तरह से होते हैं उसी तरह से नजर आ रही है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि अगर आप गठबंधन में होते हैं तो हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं, गले लग कर चलते हैं, लेकिन अब यहाँ मकसद हो गया है कि कौन किसको ज्यादा से ज्यादा नीचा दिखा सकता है। क्योंकि जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसे में बिल्कुल साफ हो गया है कि जो मतदाता है वो समझ नहीं पा रहा है कि हम आखिर क्या समझें। और जाहिर सी बात है इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो आम आदमी का होगा। और जब महाराष्ट्र की
बात आती है तो यहाँ पर कहा जाता है कि संतों की भूमि है, लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से राजनीतिक पटल पर इस तरह की भाषा देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, ऐसे में बहुत ही अजीब लगता है कि वाकई ये वही महाराष्ट्र है जहां पर मुख्यमंत्री कुछ अलग तरीके से बात कर रहे हैं, शिवसेना को आतंकवादी कह रहे हैं, शिवसेना के ऊपर लगातार वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको शायद कभी शिवसेना ने भी नहीं सोचा होगा। और हमारे इस खास चर्चा में हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ है शिवसेना नेता नितिन कुमार जी। नितिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी सलामत अली मंसूरी भी हमारे साथ हैं। सलामत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे नितिन जी जानना चाहेंगे कि जब आपको पता था कि आपकी जब सरकार चल रही है 5 साल के लिए है, अभी 1 ही साल हुआ है, ये रिश्ता जिस तरह से बिल्कुल टूटती फूटती नजर आ रही है, सबसे पहले शिवसैनिक होने के नाते आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, शिवसेना पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। अगर एक स्टेट का मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव साहब के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा तो हम शिवसैनिक उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शिवसैनिक किसी भी हालत में उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई भी ऐसा निर्णय लेना है, कुछ भी बात करना है, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी और जो अमित शाह जी है उनको कुछ फैसला करना चाहिए। ये छोटे मोटे आज बीजेपी ने उनको बड़ा बना दिया है, मुख्यमंत्री बना दिया है, तो वो आज हमारे उद्धव साहब की बराबरी करेंगे? उनकी औकात क्या जो वो उद्धव साहब की बराबरी करेंगे? उनकी हैसियत नहीं है, वो आमदार है। ठीक है, मुख्यमंत्री पार्टी ने बना दिया, बीजेपी का कोई लीडर नहीं था। देवेंद्र फडणवीस एक नागपुर से आते हैं, सबको मालूम है, उस चीज का उनको फायदा मिला और उनको मुख्यमंत्री बना दिया है। लेकिन हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि उद्धव साहब के बारे में या शिवसेना के बारे में आप कुछ भी गलत बात बोलने से पहले 10 बार सोचें, नहीं तो उसको हम लोग शिवसैनिक आपको उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन जब आपको लगता था कि ये रिश्ता गड़बड़ा सकता है तो आपकी भी तो मजबूरी थी ना, इसीलिए तो आपने शायद आपने सपोर्ट किया सरकार को। नहीं, हमारे लोगों को ये नहीं पता था कि कल का छोटा हुआ बच्चा, कल का गोद में खिलाया हुआ बच्चा अपने को ही काटने के लिए दौड़ेगा। जिस माँ ने उसको दूध पिला के बड़ा किया है, आज वो अपनी माँ और बाप को ही वो काटने की बात कर रहा है। शायद वो ये भूल चुके हैं, माँ होती है और बच्चा बच्चा होता है। वो इतने बड़े अभी नहीं बने, बहुत छोटे हैं, छोटे अपनी हैसियत में उनको रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आपकी भी जो भाषा है नितिन जी, आपको भी पता होगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री को लगातार मजबूर मुख्यमंत्री कहा जा रहा है और उनके ऊपर लगातार ठीकरा फोड़ रहे हैं शिवसेना प्रमुख, तो आपको नहीं लगता कि वाकई इसमें मिलजुल कर बात कर लेते, बैठ के बात कर लेते? क्योंकि यार पब्लिक में अगर आप एक दूसरे के ऊपर छींटे उड़ाते हैं तो उसका दाग तो आप ही के ऊपर लगेगा। देखिए, मैंने आप शुरू से बोला, शिवसेना किसी भी मुद्दों को, किसी भी बातों को लेके एक कमरे में बैठ के नहीं निपटाना चाहती, क्योंकि शिवसेना एक संगठन है। शिवसेना राजनीतिक दल भी है, लेकिन एक समाज सेवा संगठन भी है। जो 80% हम लोग समाज सेवा करते हैं, 20% हम लोग राजनीति करते हैं, तो बीच कमरे की कोई बात ही नहीं है उसके अंदर। और दूसरा, जो आप देवेंद्र फडणवीस साहब की जो मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं ना, वो केंद्र से बना हुआ है, केंद्र के लीडर लोग बैठे हुए। आपको मालूम होना चाहिए, जब महाराष्ट्र में इलेक्शन होता है तो सेंटर बोर्ड की कमेटी आती है, हमारे शिवसेना के लोग भी उसके अंदर शामिल हैं, सब लोग बैठ कर उसका निर्णय लेते हैं। जब ऐसी कोई बात है तो सेंटर की कैबिनेट की जो इनकी मीटिंग होती है उसमें बुलाया जाए, उसमें बैठ के जो भी राय मशवरा उसको मानना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस किधर भी सभा में जाएंगे अपने आप को मुख्यमंत्री साबित करके, और हमारे उद्धव साहब को अगर कुछ बोलेंगे तो शिवसैनिक हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई मंत्री जो कैबिनेट स्तर का, एकनाथ शिंदे ने अगर हम बात करें तो उन्होंने इस्तीफा देने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने नौटंकी करार दिया। क्या आपको लगता है कि वाकई ये नौटंकी है? देखिए, देवेंद्र फडणवीस साहब एक शिवसैनिक है, वो माननीय बाला साहब ठाकरे साहब के बहुत अच्छे भक्त है। एकनाथ शिंदे साहब और आज उद्धव साहब बंगले के अंदर, मातोश्री के अंदर, आज उनका एक बहुत अलग वजन है, एक अच्छा रिस्पेक्ट है, एक दोनों में मान सम्मान है। उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर है। कोई शिवसेना और उद्धव साहब के बारे में अगर कोई उंगली उठाएगा तो हर शिवसैनिक को यही काम करना चाहिए, और माननीय उद्धव साहब ने अपने कार्यकर्ताओं को संभाल के रखा है। मैं सबसे बड़े उद्धव साहब को इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी तक सेना भवन से या मातोश्री से किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ भी आदेश नहीं आया है जिससे कि शिवसैनिक बढ़ के उन लोगों को समझाया जा रहा है कि नहीं, आप लोग कुछ गलत नहीं करिए, आप लोग आराम से बैठिए। ठीक है, मुख्यमंत्री है, उनके मुंह से कुछ गलत वर्ड निकल गया, हो सकता है वो आज नहीं तो कल माफी मांग ले। वो एक उद्धव साहब के सामने बहुत छोटे, उद्धव साहब हमारे पक्ष प्रमुख है। एक ऐसे देश में, इस महाराष्ट्र में कितने मुख्यमंत्री आते और कितने जाते हैं, रातों रात भी एक कब इनको हटा के किसी दूसरे को बैठा दिया जाएगा, ये देवेंद्र फडणवीस साहब को भी नहीं मालूम है। तो उनको अपनी हैसियत में रह के बात करना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन ठीक है, हैसियत में बात करनी ही चाहिए, लेकिन जो आम मतदाता है जिसको गठबंधन की भाषा अगर समझ में आती है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, आपको नुकसान भी तो हो सकता है।
नहीं, शिवसेना काम कर रही है। शिवसेना सत्ता में नहीं तो उसके पहले भी हमने काम किया, शिवसेना सत्ता में तो अभी हमको सत्ता और लाल बत्ती का लालच नहीं है। हमने कब उप मुख्यमंत्री का पद मांगा, हमने कब बोला हमको इतने मंत्री बनाओ। जो ठीक है, हमको जो सरकार ने दिया हम उसमें खुश है, हम काम कर रहे हैं ना। हम जनता आज हमारे हर शिवसेना की शाखा में देखिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या गुजराती, किसी भी समाज का आदमी रहे, रात को 1-1 बजे तक हमारी शिवसेना शाखा के अंदर काम होते हैं। आप जाके 11 चैनल के चैनल देखिए, कौन सा हिंदुस्तान का ऐसा राजनीतिक दल है जो रात को 12-12 बजे 1-1 बजे बैठ के काम करता है, बताइए मुझे। कुल मिला के अभी जो स्थिति है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। शिवसैनिक काला झंडा दिखाते हैं तो मुख्यमंत्री को गुस्सा आ जाता है। सलामत, ये जो पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो 5 साल का जो सफर है उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेगी सरकार, या फिर वाकई सब कुछ टूट जाएगा? जी, ये कहना तो अभी फिलहाल मुश्किल है आशुतोष जी, क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियां चल रही है, केडीएमसी का चुनाव है, हो सकता है इस वजह से ही दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है वो चल रहा है। क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा इसी तरह का कुछ माहौल जो है वो बना हुआ था। बीजेपी की ओर से जो है वो लगातार हमले किए जा रहे थे शिवसेना पर, शिवसेना की ओर से लगातार हमले किए जा रहे थे बीजेपी पर। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आ गए उसके बाद में दोनों पार्टियां जो है वो एक होकर सरकार में शामिल हो गई, सरकार बनाया उन्होंने। केडीएमसी चुनाव चल रहे हैं, हो सकता है कि केडीएमसी को लेकर ये दोनों ही पार्टियां, क्योंकि वहां पर भी अलग अलग लड़ रही है, चाहिए। जी बिल्कुल। तो कुल मिला के नितिन जी, कई बार ऐसा होता है कि जब आपस में लड़ने वाले होते हैं तो विरोधियों को बहुत मौका मिल जाता है। उन विरोधियों को तो बहुत मजा आ रहा होगा जो ये तमाशा देख रहे हैं। मजा तो केडीएमसी चुनाव के बाद आएगा। केडीएमसी चुनाव में शिवसेना फुल ताकत के साथ में अपने वहां पे मेयर, उप महापौर अपना खुद का तैयार करेगी। मुख्यमंत्री जी भी ये सब देख के एकदम बौखला गए हैं। आप सोचिए ना, एक सभा केडीएमसी की सभा, उसमें मुख्यमंत्री, पूरे दिल्ली की टीम, पूरे महाराष्ट्र की टीम ऐसे लगे हुए, और हमारे उद्धव साहब, जो हमारी टीम, अध्यक्ष साहब, जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता लोग, वही लोग लगे हुए। अच्छा, सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है नितिन जी जब अपना ही सदस्य, अपने घर का ही आदमी आपका कहीं ना कहीं से मजाक उड़ाता है। और यही कारण है कि जब आप लोगों ने काले झंडे दिखाए तो बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या रिएक्ट किया, कैसे रिएक्ट किया, पहले सुनाते हैं आपको मुख्यमंत्री का वो बयान। सांगतो, या ठिकाणी काही लोक आम्हाला राष्ट्रवाद शिकवतात। अरे, राष्ट्रवाद आम्हाला शिकवण्याची आवश्यकता नाही आहे। आमचा जन्मच राष्ट्रवादातून झालाय। ज्या विचारसरणीतून आम्ही आलोय ती राष्ट्रवादाची विचारसरणी आहे। या ठिकाणी 2-4 लोकांना काळे झेंडे दाखवून तुम्ही राष्ट्रवादी होऊ शकत नाही। 3-4 कार्यक्रम उधळून लावले म्हणजे राष्ट्रवाद होत नाही। राष्ट्रवाद तेव्हा होतं जेव्हा देशावर संकट असतं, त्या संकटाचा सामना छाती उघडी करून तुम्ही करता। या देशामध्ये, होय, या देशामध्ये काश्मीर आहे, याचं कारण आम्ही संघर्ष केलाय। 1947 साली ज्यावेळी या काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी त्या ठिकाणी घुसले होते आणि त्या कोटलीच्या लढाईमध्ये ज्यावेळी या पाकिस्तान्यांनी त्या ठिकाणी आपल्या सैनिकांवर हमला केला, आपल्या सैनिकांकरता दारूगोळा हा विमानातनं टाकला, तो दुर्दैवाने त्या ठिकाणी नाल्याच्या त्या बाजूला पडला। मधून मोठा नाला वाहत होता, तिकडनं तो दारूगोळा आणायचा होता। आपले सैनिक कमी होते, तो दारूगोळा आणेल कोण? ज्यावेळेस ही समस्या लक्षात आली त्यावेळी चंद्रप्रकाश नावाचे पंजाब नॅशनल बँकेचे एक मॅनेजर आणि कोटली शहराचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संघचालक यांनी सांगितलं, हा दारूगोळा आणायची व्यवस्था मी करतो। 8 माणसं पाहिजे होती, 50 स्वयंसेवक जमा झाले, त्यातले 50 जण तयार होते, त्यातले 8 माणसं बाजूला काढले आणि ही 8 माणसं त्या ठिकाणी ते दारूगोळ्याचे बॉक्सेस आणण्याकरता त्या नाल्यातनं त्या ठिकाणी गेले। आपल्या खांद्यावर बॉक्सेस घेऊन निघाले। लगेच पाकिस्तानी सैनिकांच्या लक्षात आलं, त्यांच्यावर गोळीबार करणं सुरू केलं। वेद प्रकाशला गोळी लागली, त्याच ठिकाणी तो मेला। 7 माणसं थांबली नाहीत, पुन्हा त्या किनाऱ्यावर गेली। 7 त्या ठिकाणी डब्बे त्या ठिकाणी पोहोचवले, पुन्हा चंद्रप्रकाश निघाले, त्या ठिकाणी गेले, वेद प्रकाशला खांद्यावर टाकलं। तो त्या ठिकाणी जो गोळ्यांचा बॉक्स होता तो दुसऱ्या खांद्यावर घेतला आणि या किनाऱ्यावर निघाले। पुन्हा गोळ्या झाडल्या गेल्या, चंद्रप्रकाशच्या पाठीमध्ये 10-20 गोळ्या घुसल्या, पण चंद्रप्रकाश थांबला नाही। त्या प्रेताला घेऊन आणि या ठिकाणी बॉक्सला घेऊन त्या बाजूला तो गेला आणि त्या ठिकाणी भारत माता की जय म्हणत त्या ठिकाणी जे अम्युनिशन होतं ते त्या किनाऱ्यावर पोहोचवलं।
चंद्रप्रकाश त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडले, चंद्रप्रकाश आणि वेदप्रकाश मृत्युमुखी पडले, पण आपल्या सैनिकांना दारुगोळा मिळाला आणि पाकिस्तानचा मुकाबला आपण करू शकलो. त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून आम्ही तयार झालो आहे. आम्हाला राष्ट्रवाद सांगू नका. अरे ज्यावेळी या देशामध्ये काश्मीर आलं त्यावेळी या काश्मीरची अवस्था काय होती? या काश्मीरमध्ये भारताचं संविधान चालत नव्हतं. काश्मीरचा झेंडा वेगळा होता, काश्मीरचं संविधान वेगळं होतं. काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्याला पंतप्रधान म्हटलं जायचं, काश्मीरच्या राज्यपालाला राष्ट्रपती म्हटलं जायचं आणि काश्मीरमध्ये जाणाऱ्या व्यक्तीला परमिट घेऊन जावं लागायचं. त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाचे निर्माते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी नारा दिला, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे. आणि त्यांनी सांगितलं काश्मीर माझा आहे, मी बिना परमिटचा काश्मीरमध्ये जाईन. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिटचे काश्मीरमध्ये गेले. त्यांच्यासोबत अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकाराच्या रूपामध्ये गेले. तो उनकी नाराजगी साफ साफ महसूस की जा सकती है कि किस कदर वो राष्ट्रवाद के सवाल पर भड़क उठे और शिवसेना को साफ साफ उन्होंने संकेत दिया कि आप हमें राष्ट्रवाद मत सिखाइए, क्योंकि हम आरएसएस के जरिए यहाँ तक पहुंचे हैं और हमारे जन्म के बाद से ही हमने राष्ट्रवाद को देखा है. नितिन जी, जब इस तरह की बात होती है आपको आतंकवाद की संस्कृति से जोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, आपको नहीं लगता कि वो सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हैं? आप किस तरह से इस चैलेंज को लेते हैं? देखिए मीडिया में जो देवेंद्र फडणवीस जी का जो स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है, आप देखिए वो महाराष्ट्र, बंबई और केडीएमसी की बात को छोड़ के कश्मीर और पाकिस्तान में पहुंच गई. अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान के लोग आके यहाँ पे जब सपोर्ट कर रहे थे, किताब का विमोचन किया गया था, उस समय शिवसेना ने खुलेआम विरोध किया था. इस समय यही बीजेपी के नेता लोग, यही लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे. ये मीडिया और चैनल ने देखा था. यहां से ही पता चलता कि बीजेपी दोगली राजनीति का खेल खेल रही है. अगर जब इतना ही सब कुछ आपको है, आप कश्मीर और पाकिस्तान और शिवसैनिकों की ये सारी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, आप सेंटर में आज आपको 2 साल होने आ रहे हैं, आपने कितने बार पाकिस्तान में हमला किया है? आपकी औकात नहीं है आप पाकिस्तान की तरफ निगाह उठाने की. आप यहाँ पे एक सेटलमेंट करके काम कर रहे हैं. हमारे जो प्रधानमंत्री है वो खाली विदेश दौरे पे ही घूम रहे हैं. तो ये देवेंद्र फडणवीस साहब बहुत गुस्से में है, लेकिन उद्धव साहब को नहीं बोल सकते, इसलिए वो सेंटर और कश्मीर और पाकिस्तान का मुद्दा. देखिए, विरोधियों ने तो यहां तक कहा कि शिवसेना ने जो भी हथकंडा दिखाया, जो काली वाला मामला था, उसने अपने ऊपर भी लगाया, क्योंकि आप सरकार में खुद हैं साहब. नहीं, हम सरकार में हैं, हम ये नहीं बोलते हम सरकार में है, हमारा अधिकार है. हमारे वोट पे महाराष्ट्र में जो बीजेपी के सांसद चुन के आए वो माननीय बाला साहब ठाकरे साहब के उनके समर्थन में चुन के आए. आज हमारे शिव सैनिकों ने उनके साथ मेहनत की, हमारे दलित भाइयों ने मेहनत की, और शिवसेना के साथ मुस्लिम वोट बैंक भी है, आज उन्होंने भी मदद की. इसलिए बीजेपी को हमने सपोर्ट किया. तो हम क्यों नहीं अक्सर सेंटर में रहेंगे? हम हैं, लेकिन हम समझौता, गलत बातों पे हम समझौता नहीं कर सकते. और हमारे बाला साहब ठाकरे, जिन जिन लोगों ने बाला साहब ठाकरे के जो मुरीद हैं, जो उनके कार्यकर्ता है, वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हम उनसे कभी समझौता करने की बात सोचेंगे नहीं. जो जनता के फेवर की बात है, हम उसमें सहयोग देने को तैयार है. पिछले दिनों आपने देखा होगा कि शिवसेना भवन के सामने एक पोस्टर लगा था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता बाला साहब ठाकरे साहब के सामने झुके हुए हैं. इसको किस तरह से देखे पब्लिक? नहीं, देखिए, जैसे कि इनको आरएसएस का हाथ, इनके हाथ में जो आज ये मुख्यमंत्री बने हुए देवेंद्र फडणवीस, बाला साहब ठाकरे हिंदू, बाला साहब का जो स्थान है वो एक अलग ही है. वो तो है, उसको वो एक तो अलग है. आज मैं बताता हूँ, माननीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे साहब को जो लोग महाराष्ट्र में मानते थे, आज वो हर देश का हिंदू उनको मानता है. बाला साहब ठाकरे हिंदू, और ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी मुस्लिमों के प्रति कुछ गलत व्यवहार कभी नहीं किया है. आज जब बर्थडे होता है तो आप मातोश्री पे जाएंगे तो बांद्रा वेस्ट के लोग, काफी मुस्लिम भाई हमारे लोग, उनको शुभेच्छाएं देने जाते हैं. जावेद मियादाद जब मातोश्री में आता है, खाना खाता है यहाँ पर, तो तकलीफ होती है मुख्यमंत्री जी को? नहीं, जावेद मियादाद, अगर आज मैं आपके घर पे आता हूँ और आपसे खाना मांगता हूँ, मैं आपके यहाँ खाना खा लेता हूँ, तो हमसे बड़ा महान कौन है? और अगर हम आपको भगा देते हैं तो हमसे बड़ा गलत कौन? तो ये भी चीज देखना चाहिए कि अगर कोई आदमी पाकिस्तान से आया और वहां पे मातोश्री में या कहीं पे भी घर में अगर वो खाना मांग के खाता है, तो हमने कोई गलत नहीं, हमने एक अच्छा काम किया. किसी को भूखे को खाना खिलाना गलत काम नहीं है. भूखे को खाना खिलाना अच्छा काम है, वो हमारी इंसानियत है. वो किस देश का है, कहाँ का है, वो हमारी बाद में सोच है. अगर हमने उसको खाना खिला के मान सम्मान से उसको भेजा, तो पाकिस्तानियों को हमने एक मैसेज दिया, देखो हम तुमको प्रेम भी करते हैं, लेकिन तुम सुधर जाओ. हमने खाना भी खिलाया, हमने उनको आग भी दिखाई है. लेकिन हम ये नहीं करते कि महाराष्ट्र के अंदर एक बीएमसी का चुनाव है और हम कश्मीर और हम पाकिस्तान. यानी आपके कहने का मतलब है अतिथि भगवान होता है? होता है.
लेकिन एक दूसरा अतिथि आता है, उसको कालिक पूछ देते हैं। हाँ, उसका रीजन है। दूसरा अतिथि आता है, वो दूसरे देश की बातों को लेकर किताबों का विमोचन करने आता है। अरे तुम अगर यहाँ पे आए हुए थे, ऐसा उस किताब के अंदर क्या जो सिर्फ मुंबई में ही आप करना चाहते थे, आपने दिल्ली में किया, आपको कोई एक किताब का कितने बार विमोचन होना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक बार ना, तो इसमें कितने बार विमोचन हुआ, कितने बार हुआ? मैं आप दिल्ली के बाद मुंबई में हुआ, 2 बार हुआ। क्यों हुआ? लेकिन इसके अंदर आगे तो आप लोग करने नहीं देंगे। नहीं करने के, उनको घुसने नहीं देंगे हम। मैं यही देवेंद्र फडणवीस को बोल रहा हूं कि जब भी आप मुंबई के अंदर कोई बात होती है और आप एकदम जोश में आ जाए, हमने देखा बहुत आग बबूला हो, लेकिन आप बात किसकी कर रहे हो? कश्मीर और पाकिस्तान की। लेकिन एक तरफ आप कश्मीर पाकिस्तान का विरोध कर रहे हो क्योंकि आपको मुस्लिम वोट वहां कल्याण डोंबिवली में चाहिए, और दूसरी तरफ आप उनका स्वागत भी कर रहे हो। लेकिन जो मैं पूछता, जो हमारे देश में जो लोग शहीद माँ बहन, जो शहीद हुए, जिनको आज तक न्याय नहीं मिला, उनको आप क्या मुंह दिखाएंगे? और दूसरी बात, अगर कोई सेंटर से या कुछ भी यहाँ पे हमारे बीजेपी सेना के बीच में जो चल रहा है, उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है ऑलरेडी, ये राष्ट्रीय कार्य समिति बनी हुई है, जिसमें हमारे भी लोग हैं, उनके भी लोग हैं। वो बैठ के इसको बात को करना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब अपने जोश में कुछ भी बोल देंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री साहब क्या है, ये आज बैठे हुए, हो सकता कल ये नहीं रहेंगे। आरएसएस कल नितिन गडकरी जी का नाम भेज देगा तो वो बन जाएंगे। आपके अंदर का रोष बोल रहा है, आपकी नाराजगी बोल रही है। सलामत, जब इस तरह की भाषा आप सुनते हैं, जिस तरह से उद्धव साहब ने साफ कह दिया है कि हम सड़क पर सरकार को ला देंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि वाकई इसी का जो जवाब होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उससे बचती नजर आ रही है? क्योंकि अब आप दूसरी बात कर रहे हैं, आप शिव सैनिकों की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, आतंकवाद से जोड़ रहे हैं शिवसेना को, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हम रिश्ता तोड़ सकते हैं या फिर तोड़ देंगे। जी बिल्कुल आशुतोष जी, बीजेपी की यदि बात की जाए, बीजेपी बहुत पहले अपना मत जो है वो स्पष्ट कर चुकी है। बीजेपी की ओर से सीएम फडणवीस जी ने जो है वो स्पष्ट किया था कि वो सरकार को जो है वो 5 साल तक लेकर चलेंगे। लेकिन जहां तक बात की जाए शिवसेना की, तो शिवसेना हर बात पर जो है वो ये कह देती है कि वो सरकार तोड़ देगी, सरकार तोड़ देगी। कहीं ना कहीं बीजेपी पर इसका दबाव जो है वो जरूर पड़ता है। ये भी मुमकिन है, कई बार बीजेपी ये भी कह चुकी है कि क्योंकि शिवसेना उनकी मदद नहीं कर रही है, इस वजह से वो कई निर्णय जो है वो नहीं ले पा रहे हैं। शायद ये वजह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो जो करना चाह रही है वो नहीं कर पा रही है, क्योंकि दबाव जो है वो एक तरह से जो है बना हुआ है शिवसैनिक की ओर से। और शायद यही वजह है कि फिलहाल जिस तरह की जो परिस्थितियां चल रही है, बीजेपी नहीं चाहती कि रिश्ता जो है वो टूट जाए, लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना हर बार ये कहती है कि वो यदि इस तरह की चीजें नहीं की जाएगी तो फिर वो सरकार जो है वो टूट जाएगी, सरकार को गिरा दी जाएगी, सरकार को सड़क पर लेके आ जाएगी, सरकार को इस तरह की चीज की जाएगी, उस तरह की चीज की जाएगी। तमाम चीजें जो है वो लगातार शिवसेना की ओर से जो है वो सामने आ रही है। यानी नितिन जी, केंद्र में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और राज्य में भी ठीक नहीं चल रहा है। केंद्र में भी हम सत्ता में हैं, हम दूसरे नंबर के, वहाँ पे सेंटर में हम लोग सेकंड नंबर की पार्टी है। शिवसेना जो भाई का बोलना है, मैं बताना चाहता हूँ, शिवसेना पार्टी जो है वो सामाजिक संगठन सबसे ज्यादा है। आप शिवसेना को सत्ता में लियो, शिवसेना की आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कि शिवसैनिक जो है ना वो सच्चाई पे काम करना चाहते हैं। आज आप किसको लेंगे? एनसीपी पूरी भ्रष्ट है, कांग्रेस उस लायक नहीं है। ये तो आप शिवसेना को आप पसंद क्यों नहीं कर रहे? जब आपने सत्ता में भागीदारी ली है तो आप कोई भी फैसला लेना चाहते हो तो उसमें दोनों को बैठ कर राय मशवरा लेना चाहिए। आप मुख्यमंत्री, आप कोई भी, अगर आप कोई फाइल पास कर दिए उसके बाद आप सेना को बताओगे तो वो गलत है। अगर कोई भी फैसला, जब आपका बोलना है कि आप हम सत्ता में, हम दोनों साथ में, तो फैसले भी दोनों को साथ में बैठ के करना चाहिए ना। तो शिवसेना ऐसा, बीजेपी ऐसा क्यों नहीं करना चाहती है, मुझे ये बताइए। क्योंकि आप लोग आपस में बिल्कुल अलग अलग ट्रैक पर चल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक ट्रैक पर अगर चलते तो शायद कुछ फायदा होता? देखिए, हम किसानों की बात करते हैं, हम खेती की बात करते हैं, हम गरीब मजदूर की बात करते हैं, हम बुनकरों की बात करते हैं कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री हैं, वो बिल्डरों की बात करते हैं, उद्योगपतियों की लाने की बात करते हैं, वो विदेश के निवेशों की बात करते हैं। हम दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है, हम चाहते हैं कि आपका इशारा बिल्कुल साफ है कि सब कुछ अपने अपने तरीके से शिवसेना कर रही है या फिर मुख्यमंत्री जी हम चाहते हैं यहाँ के भूमि पुत्र, हम चाहते हैं, सुनिए, हम चाहते हैं यहाँ के भूमि पुत्रों को मजदूरी मिलना चाहिए, यहाँ की भूमि पुत्रों को नौकरी मिलना चाहिए, हम काम करना चाहिए हमारे लोगों को। हम ये नहीं चाहते कि बाहर से आई कंपनियां यहाँ पे किसानों की जमीन पे कब्जा करें और उसमें मॉल बनाएं। इसका फैसला तो तब हो जाएगा जब कल्याण डोंबिवली चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा, तो पता चलेगा कि वाकई कौन कितने पानी में है। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए नितिन कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सलामत अली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब जनता को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरफ जाएं, क्योंकि हमने गठबंधन को देखा है और गठबंधन के नाम पर जब सरकार बनाने की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है, तब जनता
गठबंधन के पीछे भागती है। लेकिन अभी जनता बिल्कुल कंफ्यूज है कि शिवसेना के साथ चलें, क्योंकि शिवसेना भी सरकार में है और सरकार का जो मुखिया है वो शिवसेना से नाराज है। तो कुल मिलाकर युति में दरार है और जनता लाचार है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लेमन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। याला म्हणतात नीतिमत्ता, याला म्हणतात परंपरा, याला म्हणतात संस्कृती, संस्कार. 2-4 लोकांना काळे झेंडे दाखवून तुम्ही राष्ट्रवादी होऊ शकत नाही.